गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं पश्चिम एशिया का गहराता संकट और उसके परिप्रेक्ष्य में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे हम लोग। आपको पता है 71वीं बीपीएससी का मेंस होने वाला है अप्रैल में, साथ ही 72वीं बीपीएससी का भी तैयारी आप कर ही रहे होंगे। इसके साथ अगर अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सारे ही परिप्रेक्ष्यों में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वह जेपीएससी हो, इन सारे ही परिप्रेक्ष्यों में यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज पूरे विश्व में और पूरे यूट्यूब में कोई अगर टॉपिक छाया हुआ है तो वो यही टॉपिक है। हम लोग पूरा इसको एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आईआर का एक सेक्शन है यह इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसको हम लोग ना सिर्फ एनालिटिकल अप्रोच बल्कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच को भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना चाहिए। और अंत में 2 क्वेश्चन भी दिया गया है जिसको आपको बनाना है। एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व भी करेंगे और बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि 71वीं बीपीएससी को लेकर हमारा मेन टेस्ट सीरीज फिर से रीस्टार्ट हुआ है और यह फ्राइडे सैटरडे और संडे होगा हर सप्ताह। अभी 4 सप्ताह ऐसा होगा। फ्राइडे को एसे का होगा टेस्ट, सैटरडे को आपका पेपर 1 का होगा और संडे को पेपर 2 का होगा। तो अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, तो एक नंबर है 9334710148, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब इस मैप को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोकेशन तो आप अभी हमेशा देख रहे होंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट का लोकेशन नहीं है जिसको ईरान ने बंद कर रखा है। ये जो लोकेशन है इसको भी देखिए, ये वाला बाब अल मंडेब है। और अगला लोकेशन जो है ये है यूरोप को जोड़ने वाला स्वेज कैनाल। सभी जानते हैं आप लोग स्वेज नहर के बारे में। ये 3 लोकेशन पर चर्चा इसलिए है क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है ये, और ख़ास करके इस एरिया से जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट है वो ज़्यादातर इसी एरिया से होता है। अब इसके कारण क्या हुआ है, जब हॉर्मुज बंद कर दिया गया है तो ये भारत जैसे, चीन जैसे देश जो हैं अभी बहुत ये समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भरता आपको पता ही आज के समय में कितना ज़्यादा है और यह निर्भरता कहीं ना कहीं सबको झुका भी रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को देखे होंगे ईद के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं। कई सारी बातें हैं जो इधर चलने लगी हैं। अमेरिका चाहे ना चाहे सारे देश अभी यह चाह रहे हैं कैसे भी ईरान का सपोर्ट उनको मिले। कारण है हॉर्मुज। चलिए, तो यही बात कहा जा रहा है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला उप क्षेत्र जो है वो यही उप क्षेत्र है जो आपके सामने दिख रहा है। वैश्विक व्यापार का भी प्रमुख क्षेत्र है। व्यापारिक गतिविधियां चाहे ऐसे हों चाहे ऐसे हो तो रहा है इसी क्षेत्र से। यद्यपि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया से लेकर मौर्य साम्राज्य तक भारत का जुड़ाव इस क्षेत्र से रहा है और 1835 तक भारत में फारसी का जो आधिकारिक उपयोग हो रहा था, तो फारसी को केंद्र आप जब समझिएगा तो इस रीजन से उसका ऐतिहासिक जुड़ाव भी रहा है। ऊर्जा का तो हृदय स्थल है, एनर्जी सेक्टर का तो यह मुख्य केंद्र ही है, चौक पॉइंट ही है। तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र और प्रमुख समुद्री व्यापारी मार्गों का नियंत्रण भी इसी क्षेत्र से होता है। तो वैश्विक दृष्टिकोण से या भारतीय दृष्टिकोण से यह एरिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बताया, यहाँ इस एरिया से यूरोप से जुड़ता है, यहाँ इस एरिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात होता है और भारत जैसे देश इस एरिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। चाइना जैसा देश बहुत ज़्यादा निर्भर है और वही अभी जो है स्थिति को गंभीर कर रहा है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, जो आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है संकट का ऐतिहासिक जड़ें क्या है, क्यों ये संकट उत्पन्न हुआ। देखिए, हम लोग समझ रहे हैं कि ये धार्मिक कारण है। उधर इजराइल में यहूदी लोग हैं, ईरान में मुस्लिम लोग हैं, यूएसए में ईसाई लोग हैं, तो कई सारे धर्मों का कॉकटेल ये क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतना है, तो इसके जड़ में थोड़ा जाइए और समझ में आएगा। 1916 और 17 में 2 संधियाँ एक तरह से होती है, एक समझौता होता है, एक घोषणा होता है। एक है साइक्स-पिकोट। अब इस बात को आप समझिएगा, ये साइक्स-पिकोट क्या है। यह समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था ये भी जान लीजिए। यह समझौता हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य।
ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ था, जिसको कहीं ना कहीं रूस का समर्थन, उस समय तो यूएसएसआर था ना, तो यूएसएसआर का समर्थन भी आपको मिला हुआ था। समझौता था क्या? साइक्स-पिकोट समझौता। इस समझौते में कहा गया कि अगर ऑटोमन साम्राज्य अगर हारता है तो इसका जो अरब प्रांत क्षेत्र है ना, उसको विभाजित किया जाएगा। अब मतलब आपस में बांट लिया जाएगा। यह समझौता ब्रिटेन के एक राजनयिक थे, नाम था उनका मार्क साइक्स। क्या नाम था? मार्क साइक्स। और दूसरा थे जॉर्जिस पिकॉट, फ्रांस के थे जॉर्जिस पिकॉट। इन दोनों के मध्य हुआ था, इसलिए यह समझौते का ये नाम भी है। ठीक है। दूसरा आप समझ लीजिए बाल्फोर घोषणा। यह घोषणा मुख्यतः इजराइल के संदर्भ में आप समझ लीजिए कि इजराइल का जन्म यहीं से होता है, जिसका नाम है बाल्फोर घोषणा। अब इजराइल का जन्म देने के पीछे काम किया ब्रिटेन ने। ब्रिटेन सरकार ने 1917 में, कब? 1917 में एक घोषणा पत्र जारी किया या एक बयान जारी किया, जिसमें बोला गया कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों का राष्ट्रीय घर जो था उसको मान्यता दे दिया गया कि नहीं भैया, फिलिस्तीन अब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि कुछ एरिया जो रहेगा यहूदियों के लिए भी रहेगा। तो बाल्फोर घोषणा का संबंध किससे है आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो कहते हैं पश्चिमी शक्तियों द्वारा कृत्रिम सीमाओं का निर्धारण किया गया, जो पहले से प्राकृतिक सीमा नहीं था बल्कि यह बनाया गया, बाद में बनाया गया। और बाल्फोर घोषणा से इजराइल का गठन हुआ और साइक्स-पिकोट समझौता से अरब प्रांत का गठन हुआ। ठीक है। 1947-48 में यूएन विभाजन योजना और इजराइल का निर्माण को लेकर नकबा क्षेत्र में 7 लाख फिलिस्तीनियों का विस्थापन किया गया। क्यों किया गया? ताकि वहाँ यहूदी लोग रह सकें। इसी में एक वार भी होता है जो यहूदी यानी इजराइल वर्सेज अरब कंट्री के मध्य कह सकते हैं, जिसको कहते हैं 6 डे वार 1967। इसमें इजराइल द्वारा मतलब 6 दिन में ही सारे कंट्री को हरा दिया गया और इजराइल द्वारा सिनाई, गाजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया गया। इसमें मिस्र भी शामिल थे, अरब कंट्री भी शामिल थे, लेकिन सबको हरा दिया गया। इससे इजराइल अपने आप को कितना मजबूत कर चुका था ये सबको पता चल गया। बात आता है 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति आता है और ईरान का वैचारिक दूरी बनना शुरू हो जाता है और यहीं से खामनेई का भी उदय होता है। इजराइल के साथ संबंध टूट जाते हैं और ईरान और इजराइल एक दूसरे के विरोधी यहाँ से बन जाते हैं। अब तक जो चल रहा था ईरान और इजराइल के मध्य शैडो वार चल रहा था, यानी हम कुछ बोल रहे थे पीछे से, मतलब सामने से लड़ाई नहीं हो रहा था, पीछे से लड़ाई हो रहा था। हम कभी उनका वैज्ञानिक मार दें, सेना के कप्तान को मार दें, कुछ भी कर दें, और ईरान अपना तरफ से इजराइल में खुराफात मचाने में लगा हुआ था। लेकिन अब ये जो हो गया है, अब ये आमने सामने की लड़ाई हो गई। अब ये प्रॉक्सी संघर्ष नहीं रहा, बल्कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है। इसी संदर्भ में हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तब आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चीज़ें समझ रहे होंगे, है ना। अब संघर्ष का मैट्रिक्स समझिए। इधर है इजराइल, हमास। गाजा पट्टी पर सीधे सैन्य अभियान चलाया गया। इजराइल द्वारा सुरक्षा कारणों से गाजा सीमा क्रॉसिंग को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ इजरायली बस्तियों को बसाया जा रहा है, ये भी है, और वहाँ से जो मूल लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इजराइल, हमास। इधर है हौती विद्रोही, और ये हौती विद्रोहियों को ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए, हाँ ऐसे समझ लीजिए। एक तरफ अमेरिका इजराइल गठबंधन है, दूसरी तरफ ईरान का प्रतिरोध है और उसके जो सहयोगी संगठन है वो हैं। तो सहयोगी संगठन कौन है? तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास है और यमन में हौती विद्रोही हैं। अब देखिए ईरान कई बार क्षेत्रों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है, जैसे हौती विद्रोहियों पर भी आक्रमण कर रहा है, हमास को तो पहले ही समाप्त कर चुका है, हिजबुल्लाह पर भी लगातार मतलब अटैक करने में लगा हुआ है। तो ये स्थिति है सांप्रदायिक और प्रॉक्सी युद्ध का। सांप्रदायिक क्यों? क्योंकि एक तरफ यहूदी और ईसाई हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। तो यही बात बोला जा रहा है कि इजराइल ईरान शैडो वार का अंत हुआ और अमेरिका इजराइल द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया। एपिक फ्यूरी के द्वारा खामनेई का खात्मा किया गया और उनको लगा कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा।
इसी में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया कि भैया हम तो प्रॉमिस करते हैं कि आपको तबाह कर देंगे, और अभी तबाह करने में ईरान लगा हुआ है। इधर लेबनान में हिजबुल्लाह का पकड़ है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के पकड़ को समाप्त करने में लगा हुआ है। इजराइल के उत्तरी हिस्से में भारी रॉकेट दागा गया। जवाब में इजराइल द्वारा बेरूत में व्यापक हवाई हमला किया गया और यहीं से संघर्ष व्यापक होता चला गया। ठीक है, अब है कि पश्चिम एशिया जल क्यों रहा है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो आंतरिक कारण है, दूसरा बाह्य कारण है। कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक होता है, इसके पीछे इतिहास की जड़ें भी होती हैं और कुछ समस्याएं भी होती हैं जिसका समाधान समय रहते नहीं किया जाता है। तो इसी में है सांप्रदायिक विभाजन, सुन्नी यानी अरब देश और बनाम शिया मतलब ईरान और इराक। अब क्या है कि सऊदी अरब में सुन्नी लोग का शासन है, यद्यपि वहाँ संख्या शियाओं का भी है लेकिन वो शासन में नहीं है। दूसरी तरफ ईरान और इराक में शिया शासन में है। तो एक तो ये कारण हो गया कि गल्फ कंट्री और ईरान के बीच वार क्यों चल रहा है, तो ये संघर्ष का कारण है, सांप्रदायिक कारण। दूसरा सत्ता संघर्ष, राजशाही बनाम धार्मिक नेता, मोनार्की वर्सेज रिफॉर्म, शासक बनाम जनता, ये स्थितियाँ भी है। और ये स्थितियाँ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इन सब देशों में खूब देखने को मिलता है। कुर्द दावे उत्तरी इराक और सीरिया में स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। और अभी देखिए अमेरिका कुर्दों का उपयोग करना चाह रहा था ईरान में, लेकिन कुर्द सतर्क थे कि अमेरिका पर विश्वास किया नहीं जा सकता है, या सहयोग दे रहा है, कल पीछे हट जाएगा फिर मारे जाएंगे हम। संसाधन सुरक्षा की बात करें तो पानी और खाद्य सुरक्षा गंभीर मुद्दे हैं। खास करके आपको पता है गल्फ कंट्री में तेल तो है लेकिन पानी नहीं है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ फसल उत्पादन नहीं होता है। तो सीरिया, इराक और तुर्की इन सब संसाधनों की सुरक्षा चाहता है और ये समस्या के कारण में भी है। तो ये हो गया आंतरिक कारण, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, तो ऊर्जा और हस्तक्षेप, तेल गैस, भू राजनीति, अमेरिका का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और कासिम सुलेमानी की हत्या। ये जो था आग में घी का काम किया, कासिम सुलेमानी की हत्या। खैर, तो ऊर्जा तेल गैस पर अमेरिका चाहता है मेरा पकड़ बना रहे, जैसे अभी गल्फ कंट्री पर अमेरिका का पकड़ है कि जितना उत्पादन चाहता है करवाता है, जिसको बेचवाना है बेचवाता है और जिसको नहीं बेचवाना है नहीं बेचवाता है। तो टोटल कंट्रोल अमेरिका चाहता है और ये कंट्रोल उनको ईरान में नहीं मिल रहा है। साथ ही अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान में परमाणु बम ना बने, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में ईरान मजबूत हो जाएगा और इजराइल और अमेरिका का जो प्रभाव है उसको मानने से इनकार कर देगा, और ऑलरेडी वो मानने से इनकार करता भी है। तो ईरान अब परमाणु समझौता से अमेरिका की वापसी होती है और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा कम ज़्यादा होते रहता है। अभी देखिए अब अमेरिका का क्या ही बोला जाए, लीबिया पर भी ऐसे ही कहा कि उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन ईरान इस बार छक्के छुड़ा दिया इन लोग का, क्योंकि तैयारी बहुत दिनों से कर रहा था। तो परमाणु अप्रसार को लेकर भी बातें हो रही है और ईरान को किसी भी स्थिति में, ये तो यूरोपीय देश ने भी दोहराया है, आपने जर्मनी के चांसलर को सुना होगा, अपने फ्रांस के राष्ट्रपति को सुना होगा कि नहीं, हम किसी भी रूप में ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता भी है, एक तरफ अमेरिका है और इजराइल है, दूसरी तरफ चीन और रूस है जो ईरान को सपोर्ट भी करता है। तो इस तरह महाशक्तियों का युद्ध केंद्र भी बन गया है ईरान, और ये स्थितियाँ हैं जिसके कारण पश्चिम एशिया जल रहा है। तो आपने समझा होगा स्थितियों को, ये समझा दिया। अब देखिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ये समझ लीजिए। ईरान के नेतृत्व में गैर राज्य नेता कौन हो गया, लेबनान का हिजबुल्लाह हो गया, गाजा का हमास हो गया, यमन का हौथी हो गया, का वैचारिक और सैन्य गठबंधन है जो एक तरफ काम कर रहा है, दूसरी तरफ एसिमेट्रिक वारफेयर की बात हो रही है। अब देखिए पहले क्या होता था कि गोली बंदूक लेके, तलवार लेके या फिर राइफल लेके या फिर तोप लेके निकल पड़ते थे। अब ऐसे काम नहीं होता है, अब ऐसे लड़ाई नहीं होता, लड़ाई होता है स्वार्म ड्रोन से। ड्रोन का कई सारा समूह एक साथ अटैक करता है, जिसको एआई की मदद से, इंटरनेट की मदद से उसको मतलब निर्देशित किया जाता है बस। और देखिए ईरान अभी यही वार पॉलिसी को अपनाए हुए है। दूसरा है डीप हार्डर साइट्स, मतलब ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी मतलब धरातल के ऊपर ना हो बल्कि धरातल के अंदर हो, जैसा कि ईरान ने अपने आप को विकसित कर रखा है। अब क्या है कि जितना भी बम गिराइए ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नीचे तो बंकर में प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इस तरह अब जो युद्ध का जो तरीका है, ट्रेडिशनल जो मेथड है वो बदल गया है, और अब स्वार्म ड्रोन और डीप हाइड साइट्स का उपयोग करके युद्ध लड़ा जा रहा है। वैश्विक विषाद की बात कर लें तो इसको समझिए,
संशोधनवादी, यथास्थितिवादी, आर्थिक प्रबल, मिलिट्री प्रबल, ये सारा काम है जो अभी देख रहे होंगे आप जो चल रहा है। अब बारी बारी से बात करते हैं वैश्विक स्तर पर बाहरी शक्तियाँ की क्या नीति है इन परिप्रेक्ष्य में जो अभी पश्चिम एशिया में चल रहा है। तो चीन अपने आर्थिक प्रभाव में विस्तार चाहता है, ऊर्जा सुरक्षा चाहता है और खुद को शांति वार्ताकार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि वो है नहीं, लेकिन अभी स्थिति ये है कि चीन अपने आप को इस स्थिति में दिखा रहा है कि भैया हम तो विश्व में शांति चाहते हैं। अमेरिका है जो अशांति चाहता है। दूसरा रूस है, वो अच्छा पहले ही ऐसे समझ लेते हैं, आर्थिक तत्वों पर बल दे रहा है चीन और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ भी ऊर्जा को लेकर चिंतित है क्योंकि वो भी आयात पर निर्भर है, तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देना चाहता है। लाल सागर व्यापारिक मार्गों की रक्षा करता है, वही स्वेज कैनाल वाला, और चाहता है कि शरणार्थी संकट ना हो क्योंकि मानवाधिकार के पैरोकार यही हैं और कुछ भी समस्या होता है तो यूरोप की तरफ लोग का गमन होना शुरू हो जाता है। रसिया चाहता है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बना रहे, हथियारों की बिक्री और मध्य एशिया में अपने हितों की रक्षा वह करता है और इसलिए देख लीजिए वह यूक्रेन को भी नाटो से मिलने से रोकने के लिए युद्ध की स्थिति तक पहुंच गया। वही अमेरिका का मुख्य लक्ष्य है शासन में परिवर्तन, कहाँ, ईरान में, और परमाणु क्षमता को नष्ट करना ताकि ईरान परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र न हो सके, और इजरायल को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करना ताकि इजरायल जैसा हो, जैसी भी हो स्थितियाँ, इजरायल अपने आप को बचा सके और सिर्फ बचा ना सके बल्कि अपने प्रभाव का उपयोग भी कर सके। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को द्वारा इजरायल का सपोर्ट किया जा रहा है और इस तरह ईरान से युद्ध शुरू हुआ। आज आपने सुना ही होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप महोदय से कहा कि भैया इतिहास में लिखाने का समय आ गया है, अगर अभी नहीं युद्ध हुआ तो कभी नहीं होगा। ईरान में जिस तरह आंतरिक विरोध चल रहा है, अगर हम लोग वहाँ खामने को हटाते हैं तो वहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ट्रंप सोचे भैया इतिहास में हमारा नाम दर्ज होना ही चाहिए, लड़ाई तो छेड़ दिए, फिर पीछे हटने के अलावा उनके पास अभी कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा है। फंसने पर ही होता है क्योंकि वेनेजुएला में उन्होंने जो किया, उनको लगा कि भैया मदुरई को हम लोग अरेस्ट करके ले आए हैं तो वहाँ कोई प्रतिरोध नहीं हुआ तो ईरान भी कोई प्रतिरोध नहीं करेगा, लेकिन यह बात उल्टा पड़ गया। खैर, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा कि लाल सागर का नाकाबंदी कर दिया गया, समुद्री मार्गों पर निरंतर हमले कर दिए गए, इधर से हौती लोग हमले कर रहे थे, उधर हार्मुज को बंद कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि माल ढुलाई का लागत जो जहाज़ आने और जाने की स्थिति थी वो खतरनाक हो गया, और ख़तरनाक होने पर बीमा करवाया जाता, बीमा भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया और जहाज़ जाने आने को भी तैयार नहीं थे। तो कृषि रिपोर्ट कहता है कि कंटेनर शिपिंग की दरें 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गई, बीमा प्रीमियम में उछाल हुआ और जहाज़ आने और जाने की स्थितियाँ रुक सी गईं। इसके अलावा ऊर्जा संकट भी उत्पन्न हुआ। ब्रेड क्रूड ऑयल जो है $80 बैरल को पार कर गया। अभी देखिए कभी $106 पहुंच जाता है, कभी $140 पहुंच जाता है। अभी तक तो $140 सबसे ज़्यादा रहा है, बाकी $100 के आसपास है। और इससे क्या होता है कि तेल का भाव बढ़ता है, पेट्रोलियम पर जो आयात पर आधारित देश हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाता है, जैसे भारत। कतर द्वारा LNG उत्पादन निलंबित कर दिया क्योंकि ईरान ने लगातार उनके साइटों पर, औद्योगिक केंद्रों पर ड्रोन अटैक किया। अब क्या है, कीमतों में बार प्रीमियम में वृद्धि हो गया और इस तरह ऊर्जा संकट हो गया। अब जैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात रुकेगा, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ेगा, तो आपूर्ति में देरी से, विशेषकर उर्वरक के लिए 15 दिन की देरी से उर्वरकों के दाम भी बढ़ने लगे। अभी मोदी जी को कल आपने सुना ही होगा, संसद में उन्होंने जो भाषण दिया। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दबाव बढ़ने लगा है। सरकार अब इसके लिए तैयारी अपने स्तर पर शुरू कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। मानवीय और शरणार्थी संकट भी उत्पन्न हो गया है। विस्थापन की समस्या हो गई, खास करके गाजा और लेबनान में बड़े पैमाने पर नागरिक का विस्थापन हो रहा है। जिस तरह लेबनान में लगातार इजरायल हमले कर रहा है, जीवन की रक्षा के लिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। लाखों लोग बेघर और अभूतपूर्व शरणार्थी संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं UN मुख्य दर्शक बना हुआ है। अब यूएनओ की प्रासंगिकता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, खास करके अमेरिका जैसा प्रभुत्वशाली देश यूएनओ का सुनता ही नहीं है। इसकी संरचनात्मक विफलता और संघर्ष विराम को लागू करने की इसकी क्षमता जो है वो प्रभावित हुआ है। अब है अरब शांति पहल। सभी 22 अरब राज्यों द्वारा इजरायल के साथ संबंध के बदले फिलिस्तीन के लिए न्याय की मांग की जो अब तक प्रयास किए जा रहे थे, वो भी अभी लग रहा है कि अधूरा ही है, क्योंकि इजरायल तो सुनने को तैयार है ही नहीं। तो स्थितियाँ कमोबेश वैश्विक स्तर पर ये है
कि मानवीय संकट और शरणार्थी समस्या बढ़ता चला जा रहा है ना। अब भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। भारत के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है ऊर्जा सुरक्षा। 60% से 85% LNG जो है हम आयात करते हैं पश्चिमी देशों से, यानी अरब कंट्री से, और यह जब नहीं हो पा रहा तो भारत के लिए चिंता का बिंदु तो है ही। दूसरा, प्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में काम करते हैं, बड़ा रिमिटेंस प्राप्त करने का साधन भी है। लेकिन अभी स्थिति जो है उसमें प्रवासियों पर संकट उत्पन्न हो गया है और ये भारत के लिए चिंता है। और अगर इन पर संकट है तो रिमिटेंस पर भी संकट है, जैसा कि मैंने अभी बताया। व्यापार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी रुक गया है, क्योंकि कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.3% की हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है, गल्फ कंट्री का ही है, और ये भारी निवेश भी करते हैं। लेकिन अभी तो इनका ये अपने खुद की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो भारत के लिए भी एक समस्या है। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो ईरान भारत को दिए हुए है अभी युद्ध की स्थिति में, और जिस तरह पश्चिमी जगत यानी USA और यूरोप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, यह चाबहार पोर्ट भी हमारे यहाँ से निकल रहा, और IMEC कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी लगता है कि अब ठंडे बस्ते में चला गया है। तो भारत की लुक वेस्ट की जो पॉलिसी है वो अभी इन सारे समस्याओं से ग्रसित है, ठीक है, जो आप सामने देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। तो चुनौतियाँ कई सारी हैं। जैसे पहला, ट्विन डिफिसिट का सामना हम लोग कर रहे हैं। तेल की कीमतें तो बढ़ रही है, इसके अलावा चालू खाता घाटा भी बढ़ने लगा है, और बढ़े भी क्यों ना है। भारत जब इतने बड़े स्तर पर तेल का आयात करता है तो समस्या तो आता ही है। बात करें यूरिया का प्रोडक्शन जो होता है उसमें गैस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन अभी गैस का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो यूरिया का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। इससे कृषि क्षेत्र भी प्रभावित है। 4 लाख टन प्रीमियम बासमती चावल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है, और बासमती राइस का हमने निर्यात गल्फ कंट्री के साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भी करते हैं, और ये हो नहीं पा रहा है। प्रवासियों की सुरक्षा हमारे यहाँ बड़ा समस्या है, और संघर्ष के समय ही ऑपरेशन अजय हम लोग चलाए थे। तो आप लोग क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि ऑपरेशन अजय किन के परिप्रेक्ष्य में चलाया गया था। ये तो है प्रवासियों के संदर्भ में, लेकिन कहाँ चलाए थे हम लोग। रणनीतिक परियोजनाओं को लेकर भी दिक्कत है, जैसे IMEC प्रोजेक्ट की बात कर लें, चाबहार प्रोजेक्ट की बात करें, ये दोनों प्रोजेक्ट अभी अधर में लटका हुआ है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता ही नहीं कुछ चल पा रहा है। इसी तरह बात करें भारत का कूटनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास किया। आज ही आप सुन रहे होंगे कि भारत सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो होता है कभी कभी जब दो अपने लोग लड़ाई कर रहे हैं तो आप किसका पक्ष लेंगे और किसका पक्ष नहीं लेंगे, तो ऐसे में शांत रहना ज़्यादा सकारात्मक होता है। शशि थरूर ने यही बात कहा। खैर, कहा जा रहा है एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान और अरब देश हैं। भारत करे तो करे क्या। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करें, दोनों पक्षों के साथ संबंधों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करना चाहता है भारत, ताकि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पूरा हो सके। और ये भी बात सही है कि अगर भारत USA की तरफ जाता है तो इधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो खेप आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। सिर्फ ईरान की तरफ रहता है तो पश्चिमी जगत का दुश्मन बन जाएगा। तो भारत चुपचाप अभी देख रहा है। दूसरा, डिहाइफेनेशन नीति। इजराइल के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को ईरान और अरब देशों के साथ ऊर्जा संबंधों से अलग रखना चाहता है भारत। कहता है कि देखिए, हमारा संबंध इजराइल से अलग है, गल्फ कंट्री से अलग है, ईरान से अलग है। हम सबको मिक्सअप नहीं करेंगे, कॉकटेल नहीं बनाएंगे, बल्कि सबके साथ अपने अपने संबंध है और उसके आधार पर हम उनको साधेंगे। खैर, भारत के हित अब केवल तेल और श्रम तक सीमित नहीं है। शांति दूत की बात किया जाए तो ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है भारत, अगर कुवैत की तरह या ट्रंप महोदय की तरह, तो एम्बेसडर ऑफ पीस मेकर बन सकता है और मध्यस्थता में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है, जो लगता है कि बहुत कम ही चांस है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करेंगे। खैर, भारत के लिए आगे की राह क्या है, तो सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाना होगा, बफर एज ए सर्विस मॉडल के तहत तटीय टैंकों और निजी इन्वेंट्री का उपयोग करके तेल आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा। ऐसे ही भारत के पास अभी रिजर्व है। ब्लू वाटर ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना होगा, हमको एक ही तरफ से निर्भर नहीं रहना होगा। जैसे अभी हॉर्मुज बंद हो गया तो भारत एकदम बिखर सा गया है। तो ऑपरेशन संकल्प से आगे बढ़कर भारतीय नौसेना द्वारा स्थायी समुद्री सुरक्षा स्क्वाड और ड्रोन स्वयं निगरानी लागू करना होगा, जिससे जो समुद्री क्षेत्र में विभिन्न डाकुओं द्वारा या फिर संगठनों द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको रोका जा सके। रुपया स्वैप हब बनाना होगा, यानी ऊर्जा आयात और उर्वरक या बासमती व्यापार को जारी रखने के लिए
CBDC ब्रिज के माध्यम से प्रत्यक्ष भुगतान व्यवस्था शुरू करना होगा स्विफ्ट प्रतिबंधों से बचने के लिए कि भैया आप भी रुपया में हमारा लीजिए और हमको दीजिए भी, तो रुपया में ही आदान प्रदान, यानी विनिमय का माध्यम जो अभी डॉलर है उसको बदलकर रुपया में अगर कन्वर्ट कर दें तो भारत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्या है, तो आगे का क्या हो सकता है प्लान? तो एक प्लान हो सकता है 2 स्टेट सॉल्यूशन, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों स्टेट को मान्यता दिया जाए, दोनों आगे बढ़े। अरब शांति पहल जो 2002 में हुआ, सामूहिक सुरक्षा और इजराइल के साथ सामान्य संबंध की रूपरेखा रखी गई, वो भी शांति के मार्ग में एक बड़ा समझौता था। संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप हो, जैसे UNSC द्वारा युद्ध विराम सीज फायर लागू करना और निर्बाध मानवीय सहायता सुनिश्चित करने पर फोकस किया जाए, लेकिन इसमें भी अभी UNO सफल नज़र नहीं आता है। और महाशक्तियों की मध्यस्थता कि भैया तनाव बढ़ने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ बैठकर बात किया जाए, तो अगर ये सारे काम होते हैं जो पहले होते भी आए हैं तो हम लोग पीस की तरफ बढ़ पाएंगे, शांति की तरफ बढ़ पाएंगे। अभी आपने देखा होगा ट्रम्प महोदय ने बोला कि 5 दिन का हम लोग युद्ध विराम की स्थिति में हैं। कहीं ना कहीं ईरान भी के सर्वोच्च नेता द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब है मुख्य परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न जो आपको बनाने आना चाहिए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर इस पर वर्तमान में क्या संकट है, ये आपको क्वेश्चन करना है। और हाल के वर्षों में इजराइल के साथ भारत के संबंधों ने जो गहराई और विविधता हासिल की है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। वर्तमान कूटनीतिक संतुलन के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग किया हुआ है मैं आपके ऐप में डाल दूंगा, बाकी आपका इसका ये जो हो गया PPT फॉर्म हो गया, इसका प्रिंटेड फॉर्म भी मैं आपको ऐप में दे दूंगा, जिससे आपको प्रिंट निकालने में आसानी हो। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नए बैच के साथ। और याद रखिए जो आपका यह लेवल है जो मेंटेन किया जा रहा है UPSC मेंस को भी ध्यान में रखकर, यानी उस लेवल का हम लोग यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं PPT, ना सिर्फ UPSC बल्कि UP PCS BPSC के तो सारे एग्जाम में ये कंफर्टेबल होगा ही होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इतना देर रहे, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे PT हो चाहे मेंस हो, साथ चल सकते हैं। धन्यवाद।